साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने फलोद्यान विभाग में 41 साल की सेवा दी है। श्री रमेश चंद ध्यानी जी हैं और विकासखंड दुगड्डा से लेकर जनपद गढ़वाल के बहुत क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है और सभी जो फलदार पेड़ हैं उनको किस तरह से लगाया जाता है, कैसे उनकी सुरक्षा की जाती है और गढ़वाल जनपद के वो तराई भाबर हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पर किस किस तरह के फलदार वृक्षों से अच्छी आर्थिकी आय पैदा की जा सकती है, इस पर हम जानकारी ले रहे हैं ध्यानी जी से। ध्यानी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और जी, थोड़ा ये हरेला पर्व चल रहा है इस समय और काफ़ी जो है एक चहल पहल, सरकार ने इसमें बजट भी काफ़ी सैंक्शन किया है और उत्तराखंड का लोक पर्व जो है, राज्य का लोक पर्व जो है हरेला घोषित हुआ है। तो हरेला पर्व जो है एक खुशहाली का पर्व है और धरती के श्रृंगार का पर्व है, ये आप जानते हैं। और आपसे ज़्यादा ये फलोद्यान के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खासकर फलदार वृक्षों के बारे में, फल उत्पादन कैसे हो, इस पर बहुत अच्छी जानकारी आप से मिल सकती है और आपने सेवा करी है राज्य सरकार में। तो कुछ बताइए हरेला पर्व का महत्व और किस तरह से इस समय पेड़ लगें और उनकी सुरक्षा किस तरह से निश्चित की जाए। जी। ये आपने हरेला जो पर्व बताया, जी। वास्तव में ये धरती का श्रृंगार है। इसी से हमारा पर्यावरण भी संतुलित होगा। और मेन बात मैं ये बता दूं कि इस हरेला पर्व तो शुरू से काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन विशेष तौर से इस बरसात का सीज़न जो चल रहा है, तो ये 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक फल पौधरोपण का एक विशेष कार्यक्रम है। लेकिन इससे पूर्व ये नहीं कि पेड़ हम रात को सोचें कि सुबह पौधे लाने हैं, सवाल इस बात का नहीं है जी। सवाल ये है कि हमने इसके लिए पहले तैयारी क्या करनी है। जी। तो जून के महीने में जब कड़ाके की गर्मी पड़ी रहती है, उस समय हमको ये विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हमें अपने जितने भी बंजर खेत पड़े हुए हैं जिनका कहीं उपयोग नहीं है, उन्हें हम किस तरह से संवारें, किस तरह से सजाएं। और एकमात्र यही विकल्प है इन पहाड़ों की दशा को सुधारने के लिए। हम इन स्थानों पर, इन बंजर खेतों पर इसमें पौधरोपण का कार्यक्रम करें और पौधरोपण फलदार पेड़ ही लगाएं, जो कि आय का भी सृजन करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम एक महीना पूर्व जो कार्यक्रम बनाने की बात मैं कह रहा हूँ, इसमें गर्मियों के टाइम पर निश्चित दूरी पर फलदार पौधों के अनुसार, जैसे आम का है या कागजी का है, नींबू का है या हमारा लीची का है, जो भी। लेकिन इसके लिए हमको गड्ढे कैसे बनाने हैं, किस आकार के बनाने हैं, पेड़ से पेड़ की दूरी क्या होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा कई बार पेड़ ऐसे लगते कि अपनी जो ज़मीन है सीमित होने के नाते लोग सोचते हैं कि इसमें हम अधिक से अधिक पेड़ लगा लें, लेकिन वो गलत है। बस पेड़ों की दूरी निश्चित रखनी पड़ेगी। यदि जितना हम घना करेंगे तो पेड़ आपस में टकराएंगे भी, उनको पूरी जगह नहीं मिल पाएगी, न उनके फ्लावरिंग में समस्या आएगी, फिर फ्रूटिंग में समस्या आएगी। तो इस लिहाज से पहले से प्लानिंग करके हमें कितनी दूरी पर गड्ढे बनाने हैं और उन गड्ढों का आकार क्या होगा, 1 मीटर गुणा का 1 मीटर गुणा का 1 मीटर, यानी कि 1 घन मीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई। पेड़ पौधे जो हम लगाएंगे बरसात में, विशेष तौर पर आम है, लीची है, कटहल है, नींबू है, आंवला है, इन फलदार पेड़ों को ये बरसात का सीज़न में लगाए जाते हैं। रही बात सेब या अन्य जो टेम्परेट सीजन के फ्रूट हैं हमारे, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, प्लम है, खुबानी है, बादाम है, इनके लिए तो हाइट वाली जगह चाहिए ना। इनके लिए हाँ, जहाँ 5000 से ऊपर की हाइट है वहाँ इन पौधों का लगाने का उस क्लाइमेट के हिसाब से उस भूभाग पर इन पौधों को लगाया जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सेब का जो अपना स्थान है वो हर साल या हर 5 साल के बाद वो स्थान परिवर्तन कर रहा है। कारण कि जो पर्यावरण हमारा इतना दूषित हो चुका है कि जो उसको क्लाइमेट चाहिए सेब के पैदावार के लिए, ये दिन पर दिन या सालों साल ये बिगड़ती जा रही है। जहाँ 4500 फीट की हाइट पर आसानी से सेब उगाए जा सकते थे, सेबों का उत्पादन होता था, आज की स्थिति ये है
कि 5,000 फीट क्या वो 6,500 फीट की ऊंचाई पर ही अब हम कहते हैं कि भाई इससे नीचे सेब होगा नहीं, क्योंकि क्लाइमेट बहुत बदल चुका है। तो ये तो इसके दो पार्ट हो गए कि किस सीज़न में कौन से पौधे जी, लगते मैं हैं। आपके बीच में एक बात ये रख रहा हूँ कि जिस तरह से हिमाचल और उत्तराखंड की जो एक भौगोलिकी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हिमाचल में आज हॉर्टिकल्चर ने उसे एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान दी है। आपके बॉम्बे के चर्चगेट में आपको हिमाचल का एग्रो सेंटर मिल जाएगा, मद्रास में मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर को हम डेवलप नहीं कर पाए, जो सबसे बड़ा हमारा रोजगार का एक जरिया बनता। और विभाग तो है, लेकिन क्या कारण है कि उत्तराखंड को हम फलोत्पादन में एक मजबूती नहीं दे पाए? जी, ये आप सही कह रहे हैं। जहाँ हिमाचल की बात है और हमारी उत्तराखंड की बात है, ये लगभग करीब करीब वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की जो मिट्टी है, ये मैंने भी हिमाचल में देखा है। वहाँ भी जहाँ सेब का क्षेत्र है, वहाँ सेब अच्छी बखूबी से उत्पादन किए जा रहे हैं। लेकिन इसका एक कारण और देखा मैंने, हकीकत में देखा जाए तो हिमाचल का मुख्य जो आय का जो स्रोत है, वो प्रारंभिक तौर पर यह शुरू से लेकर के उद्यानिकी पे, शुरू से साग सब्जी पे ही फोकस रहा है। और जहाँ इनकम मिलनी शुरू हुई तो वहाँ एक परिवार के नाते, फिर पूरे समाज के नाते आपने देखा होगा कि अधिकांश भूभाग पे सब मतलब के जो फलों का ही व सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ हम बात करें उत्तराखंड के, उत्तराखंड में ये देखा मैंने कि जहाँ हमने विभागीय तौर पर जितनी भी योजनाएं हैं, सब योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लेकिन समस्या क्या है कि अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि मतलब अपनी जेब से कुछ न लगाएं, और जब सरकार ही सारे पैसों से मतलब की पूरी योजना चला रही है, उनकी जेब का एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो कहीं पर कोई नुकसान हो जाए, कुछ खराब हो जाए, बिना देखभाल के उनको पीड़ा नहीं होती, कारण कि उनकी जेब से कोई पैसा नहीं लगा। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो योजनाओं से हट करके पहले दिमाग में फिक्र माने कि मुझे कुछ करना है, तब उसके बाद योजनाओं को पकड़ने के बाद कि ठीक है हमको विभागीय सुविधा मिल रही है, कुछ यहाँ से मिले, कुछ अपनी जेब से लगाएं, तो जो अपनी जेब से खर्च करेगा, निश्चित बात है उसमें उसका ध्यान बहुत बारीकी से जाएगा, उसकी देखभाल अच्छी तरह से करेगा, अच्छी तरह से करेगा। और निश्चित है उसमें। अब रही बात एक, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कोई ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं ऐसे से उनको मतलब कि उपाय बताऊँगा कि जो आपने कम से कम एक महीने में 5,000 से या 10,000 के बीच आराम से घर बैठे अपनी इनकम अर्जित कर सकता है। एक साधारण तौर पर एक बात करता हूँ मैं मशरूम उत्पादन की। मशरूम उत्पादन दो तरह के मशरूम उत्पादन होते हैं, नंबर एक बटन है और दूसरा डिंगरी है। बटन में तो कंपोस्ट में बड़ी दिक्कत पड़ती है, लेकिन मैं डिंगरी की बात करूँ जो कि इतने साधारण सरल तरीके से मशरूम पैदा किया जा सकता है। डिंगरी मशरूम में मात्र कमरे के अंदर भूसा, यदि गेहूं का भूसा हमारे पास उपलब्ध है या ना भी हो तो सस्ते दाम पर मतलब कि भूसा मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, उस भूसे पर हम डिंगरी मशरूम पैदा कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि एक 10 बाई 12 का यदि कमरा हो, ये मशरूम का बीज कहाँ से उपलब्ध होता है? मशरूम का बीज देहरादून में उपलब्ध है। अच्छा, देहरादून में आसानी से मिल जाता है। तो हमारे पास यदि भूसा है तो हम भूसे को 24 घंटे भिगो करके एक ड्रम में भिगो दिया। 24 घंटे के बाद हमने जब उसको पलटा तो उसके बाद उसको फैला करके उससे मशरूम का जो बीज होता है, मशरूम उत्पादन तो काफ़ी कर रहे हैं लोग, हाँ कोटद्वार में मैंने भी कर अपने रहे हैं। कार्यकाल में भी कम से कम रिखनिखाल ब्लॉक में हो गया, यहाँ कोटद्वार में हो गया, प्रॉपर कोटद्वार में भी काफ़ी मशरूम पैदा करा मैंने, घर घर जाके काफ़ी लोगों ने पैदा किया। लेकिन इसे आसानी से इसको उगाया जा सकता है। और एक 12 बाई 10 वाली कमरे का जो मैं आकार बता रहा हूँ, इसमें एक रूम में कम से कम 60 से 70 बैग, जो कि कम से कम एक बैग 2 किलो से या 2.5 किलो का एक बैग होता है, उनको लगा सकते हैं हम। और एक बैग में कम से कम एक बार में 1 से 1.5 किलो के करीब ये मशरूम उसमें उत्पादन होता है। और इतनी कम समय में ऐसा कोई सब्जी का कोई ऐसा वो नहीं है, कोई फसल नहीं है कि जो 15 से 17 दिन में तैयार हो जाए। एक मशरूम एक ऐसी वो है। तो यदि अच्छा फिर से क्या है, एक बार हमने ये सर आपने सब बात बताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो उत्तराखंड में जो लोग हैं, जो समाज है, और वो बिल्कुल निकम्मा होता जा रहा है। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हमारे जो सरकारों में नेता लोग हैं, उनको जनता से कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है।
आप कोटद्वार का हाल देख रहे हैं, कोटद्वार में ट्रेनें बंद हो रखी हैं, सड़कों की स्थिति ख़राब है और पुल टूट गए हैं खनन के कारण। तो जो इस तरह की सोच पैदा हुई है उससे, और क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तराखंड में जो भी सरकारें बनी हैं इन्होंने जिम्मेदारी से राज्य में, जैसे आप कह रहे हैं कि हिमाचल की तरह यहाँ पे फल उत्पादन होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो एग्रीकल्चर पहाड़ों का ख़त्म हो चुका है। अब इस पे आप सिर्फ इतना बताइए कि आने वाले समय में कैसे, मतलब जो है नौकरियां सब ख़त्म कर दी गई हैं, सरकार में कोई नौकरी नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी को कैसे स्वावलंबी बनाने की दिशा में, जिस तरह से आपने टिप्स दिया कि इस तरह से काम हो सकता है, मशरूम उत्पादन है, फल उत्पादन है, तो ये देखिए जहाँ तक टैलेंट की बात है जी, बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य पर उनको पहुंचना है, जहां उनका अपना उद्देश्य बनना चाहिए, वहां तक ये उतना टैलेंट ना होते हुए वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी ही एक उसका एक दायरा है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सवाल सरकारी नौकरी का नहीं है, सवाल स्वरोजगार का भी है। हम स्वरोजगार कैसा पैदा करें। और जहाँ तक आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, जगह जगह हमारे खेत बंजर पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं, उन खेतों पर यदि अपने अपने खेत सभी अपने अपनाएं और उन पर काम करें, तो मैं कहता हूँ कि एक लार्ज स्केल में सारा क्षेत्र पूरा उससे कवर होगा। और जहाँ मतलब कि यदि पूरा क्षेत्र जब कवर होगा तो निश्चित उसकी विपणन की समस्या भी अपने आप में एक हल हो जाएगी। और इसका एक आय का एक मेन साधन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज टमाटर की बात हो रही है कि 200 रुपये किलो टमाटर पहुँच गया, 160 टमाटर पहुँच गया। सवाल इस बात का नहीं है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त मतलब सुविधाएं होने के नाते हमारे जो खेत हैं, ढालदार सीढ़ी नुमा खेत जो हैं, इनमें हम बरसात में भी टमाटर पैदा कर सकते हैं। किया हमने बहुत सारे टमाटर। सरकार ने जो सब्सिडी दी है, जो सुविधाएं दी है, क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन उसको कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। भाई एक बार आपने सुविधा दे दी, फिर उसके बाद वो ठप हो गए, आगे उन्होंने काम बढ़ाया ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार हर उसमें ये आगे उसको क्षेत्र इसका बढ़ाते रहें और क्वांटिटी बढ़ाएं। अब आप कहें कि मतलब 50 किलो या 1 कुंटल हमने टमाटर पैदा कर क्या कर दिया। जो आगे हमारे भाई लोग भी बेरोजगार पड़े हैं, सब आपस में एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में काम करें, क्षेत्र को बढ़ाते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो पहाड़ में जो सब्जी उत्पादन का जो कार्यक्रम चलेगा ना, वो सारा मतलब कि बजाय नीचे से आने के बजाय वो ऊपर से नीचे मैदानी क्षेत्रों में जाएगा और एक आय का बहुत अच्छा साधन बनेगा। ये हमारे साथ हैं, साथ थे अभी जो है रमेश चंद ध्यानी जी, जिन्होंने फलोत्पादन विभाग में 41 साल की सेवा दी और अपने अनुभव को बता रहे हैं कि पहाड़ों में हमें मेहनतकश बनना पड़ेगा और स्वावलंबी बनने की दिशा में फलोत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, तमाम साग सब्जियां हैं, और जितना भी लोगों के पास जो खेत हैं उनको आबाद करके काफ़ी कुछ उसमें अपने स्वावलंबन की दिशा में काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।